ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज द एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल। ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो इसका अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन। अब एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल होता क्या है? तो एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल में हम लोग तीन चीजें देखते हैं: एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? एपिडेमोलॉजिकल ट्रायल का मतलब है कि हमारी कोई डिजीज कैसे होती है। एक्सप्लेन द कॉजेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है। कोई भी डिजीज का कॉज क्या है। तो मान लो हम होस्ट हो गए, राइट। अब हमको बीमारियां कैसे हो सकती हैं? तो बीमारियां होने के दो तरीके हैं। पहला, एजेंट। एजेंट जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है ना। तो वो हमें इन्फेक्ट कर देता है। और वो इन्फेक्शन होता कैसे है? इन्वायरमेंट से। हमने गंदा पानी पी लिया, ठीक है, या हमें मच्छरों ने काट लिया, ठीक है, या हाई टेम्परेचर पे चले गए, लो टेम्परेचर पे चले गए। तो ये तीनों मिल के हमारे क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, राइट। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं: एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। एजेंट क्या क्या हो गए? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। होस्ट क्या हो गए? होस्ट हम लोग हो गए, ह्यूमन, है ना। होस्ट क्या हुए? ह्यूमन। और कई बार आदमियों से, जैसे किसी को बीमारी है, हमारे फ्रेंड को जुकाम है, तो उससे हमको जुकाम हो जाएगा। उसको चिकन पॉक्स है तो हमको चिकन पॉक्स हो जाएगा। या आसपास जो एनिमल होते हैं, है ना, उनसे हो सकता है। तो हम लोग क्या हो गए? होस्ट हो गए, राइट। और तीसरा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या हो गया? है ना, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, सफाई, साफ सफाई कितनी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। तो यही तीनों चीजें मिला के हमारे क्या बनाते हैं, है ना, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। और ये एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, अब यहाँ पे आप देखो, पहला है होस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एजेंट। इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कब कराते हैं? जब किसी को डिजीज हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। occurrence of disease in haphazard and irregular pattern is called endemic, epidemic, sporadic and pandemic। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हमें इन चारों का मतलब देखना होगा। आंसर तो आपको दिख ही गया नीचे, स्पोरेडिक। लेकिन सबका मतलब क्या है? तो ये चारों चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक बोलते हैं कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन एन एरिया। ठीक है, कोई बीमारी जो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में हमेशा के लिए हो। ठीक है। एपिडेमिक किसे बोलते हैं? कि कोई बीमारी ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक से सडन इंक्रीज, अचानक से बीमारियां क्या हो जा रही, बढ़ जा रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। पेंडेमिक कब बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं कि अचानक से कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाए। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को सबको पता है एक बीमारी जिसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो क्या है? कोविड 19। और स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक होता है कि इरेगुलर अकेजनल अकेरेंस। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, अब हॉस्टल में रहते हैं और अचानक से मेस में कुछ इन्फेक्शन हो गया और फूड पॉइजनिंग हो गई। अब फूड पॉइजनिंग अचानक से हो रही है, हो सकता है 5 साल तक ना हो सकता है अचानक से हो जाए। तो ये क्या हो गया? स्पोरेडिक हो गया। ठीक है। तो स्पोरेडिक डिजीज का मतलब क्या होता है? ए डिजीज अकरिंग अकेजनली, कभी कभी, अचानक से, कभी भी हो सकती, कोई पैटर्न नहीं है। इरेगुलर, कोई पैटर्न नहीं है कि बरसात में होगी, जाड़ों में होगी, हर साल गर्मियों में होगी, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हेफाजार्ड, है ना, विदाउट ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप देखोगे कि भाई बारिश के समय पानी भर जाता है, और इसी के बाद जो है मच्छरों वाली बीमारियां जितनी हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो मच्छरों वाली बीमारियां बढ़ गई, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एपिडेमिक फैल गया, है ना। लेकिन जहां पे हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग या रेबीज, किसी पर्टिकुलर एरिया में डॉग ने, एक डॉग को रेबीज हो गया और फिर वहां पूरा रेबीज फैल गया, तो अचानक से हो गया। नहीं हुआ तो 10 साल से नहीं है, हुआ तो पूरे साल तक चल रहा है।
तो ये स्पोरेडिक हो गया। ठीक है। एंडेमिक हमने आपको अभी बताया ही, है ना, कि पूरे पूरे कभी कभी ट्रॉपिकल एरिया में पूरा फैल जाता है ना, कॉमनली प्रेजेंट इन ए रीजन। तो ये क्या हो गया आपका एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि एकदम से एक्सेस इन नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से कोई बीमारी फैल गई, जैसे कॉलरा आउटब्रेक। ठीक है। अब कॉलरा बरसात के बाद अक्सर जो है फैल जाता है। तो बहुत सारे एरिया में अपने यहाँ इंडिया में अगर देखोगे, है ना, तो होगा कि भाई वहां उस गांव में कॉलरा फैल गया या उस शहर में फैल गया। तो ये क्या हो गई एंडेमिक। और पेंडेमिक आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को जैसा कि हमने बताया था कि चैप्टर वाइज अरेंज करा है ना, और धीमे धीमे इसमें हम और क्वेश्चन बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस पे जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे हम यहीं पे ऐड करते चले जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे है द नोटेबल वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होगा। इवन गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से। तो यहाँ पे गोरखपुर में अक्सर ये बीमारी फैल जाती थी, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। देखो, क्वेश्चन आने का कोई ना कोई लॉजिक भी होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नोटेबल वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे वेक्टर आपको बताना है, और करेक्ट आंसर इसका है बी, दैट इज ट्राइटेनियो रिनकस। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब जैपनीज इंकेफेलाइटिस के बारे में दो तीन और बातें याद कर लो। एक तो ये वायरल बीमारी है, जूनोटिक है। जूनोटिक क्यों है? क्योंकि ये एनिमल से होती है। कौन से एनिमल से होती है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एनिमल है पिग से होती है। ठीक है। और वायरस कौन सा है? तो वायरस आपको यहाँ पे याद करना है, उसका नाम है ना क्यूलेक्स ट्राइटेनियो राइनकस। ठीक है, तो पिग से होती है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो यहाँ पे एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड क्या हो गया आपका? पिग हो गया, मॉस्क्यूटो और ह्यूमन हो गया। ह्यूमन आर द डेड एंड होस्ट। डेड एंड होस्ट का मतलब है कि ह्यूमन से दोबारा स्प्रेड नहीं होगी, है ना, डेड एंड होस्ट। क्लिनिकल फीचर्स, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, आपको पता है इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफेलो का मतलब क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? और आइटिस लगा हुआ है, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब भी होता है तो आपको फोर कार्डिनल साइंस पता है, तो उनमें से कोई ना कोई एक दो साइन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? फीवर मिल रहा है। ठीक है। इनसिफेलो ब्रेन है, तो हेडेक हो गया। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा तो कन्वल्जन हो सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है। राइट। इसके अलावा आप देखेंगे प्रिवेंशन कैसे करना होगा। तो प्रिवेंशन, एक तो आपको जो मच्छर है जो हमने बताया, है ना, क्यूलेक्स ट्राइटोराइनकस, इसका जो है आपको मच्छर से, क्योंकि ये फैल रहा है, तो मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा। और ये मच्छर मेनली कहाँ पे पाया जाता है? राइस फील्ड में। ठीक है, राइस फील्ड में जहाँ पे जब पानी भरा जाता है, आपने देखा होगा जब वो धान लगाए जाते हैं तो वहां पे काफी पानी भरा जाता है, स्टेगनेंट वाटर कलेक्शन। और वो पानी कई दिनों तक भरा रहता है खेतों में, या जहां जहां पे तालाब वगैरह है जो स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी है। तो हमें मच्छरों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अपनी इनकेफ्लाइटिस की वैक्सीन भी आती है ना, और हमें पिक के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रिवेंशन की बातें हो गई। फिर क्वेश्चन आता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स कितना होता है। ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, यहाँ पे जो पुरानी किताबें आपकी हैं उनमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है। पर मैंने जो किताबों में ऑप्शन है वही दे दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, जो आंसर सही है वो है एवरेज 14 से 16 दिन। लेकिन कुछ कुछ किताबों में रेंज मिलती है 10 से 21 दिन। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन हो वो हम लोग टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एवरेज 14 से 16 दिन है, तो यानी कि सबसे लंबा वाला पीरियड हमें लेना होगा। तो आप ये डी वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। राइट। तो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये सबको पता ही है ना। यूजुअल पीरियड मैंने बता दिया आपको, 14 से 16 दिन होता है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्फेक्टिव पीरियड। तो एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है इन्फेक्टिव पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग बोलते हैं कि
इन्फेक्शन यानी कि हमें बीमारी कब हुई और फर्स्ट सिम्टम कब आया। तो इन्फेक्शन से फर्स्ट सिम्टम के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और इन्फेक्टिव पीरियड किसे बोलते हैं, कि बीमारी कैसे फैल सकती है। तो चिकन पॉक्स आपको पता ही होगा, चिकन पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिकन पॉक्स की क्या खास बात होती है, ये पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। आप में से कई लोग सफरर भी होंगे, ठीक है। और फैलने का तरीका क्या होता है, दो तीन तरीके से होता है ना, या तो टच से होता है या छींकने वगैरह से हो जाता है। नीचे शायद मैंने कहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टच से होता है या छींकने से जो ड्रॉपलेट होता है उससे होता है, राइट। और इन्फेक्टिव पीरियड शुरू कब से होता है, तो फ्रॉम 1 to 2 डे बिफोर रैश टिल ऑल लीजन्स क्रस्ट ओवर। तो सबसे पहले रैश पड़ते हैं, रैश के बाद वो दाने पड़ जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद उनमें पपड़ी पड़ जाती है। क्रस्ट का मतलब पपड़ी, जैसे चोट लगती है ना तो उसके बाद आपने देखा होगा एक हार्ड सा वो बन जाता है। और जब वो पपड़ी उखड़ने लगती है तो वो मरीज नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हमें कितने समय तक मरीज को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अगर क्लास में किसी एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो सबको फैल जाएगा, क्योंकि इन्फेक्टिव पीरियड है हमारा। तो हमें उतने समय के लिए उस पेशेंट को बाकी फैमिली मेंबर से एंड बाकी क्लास से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो बीमारी फैलने का चांस रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, कि जैसे ही रैश दिखते हैं या बीमारी डायग्नोस हो जाती है हम उसको अलग कर लेते हैं। और तब तक अलग करते हैं जब तक कि उसकी बॉडी में क्रस्टिंग शुरू नहीं होती। और ये पीरियड जो है पूछा जाता है आपसे ये क्वेश्चन, ये जो इतनी आप अंडरलाइन देख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन आप दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे देखो यहाँ पे अंडरलाइन है, ये क्वेश्चन है, ये अंडरलाइन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पीरियड पूछा जाता है। तो रैश के बाद लगभग 6 दिन, रैश ऑनसेट यानी कि जब आपको बॉडी में रैश दिखने लगे उसी समय डायग्नोसिस भी बन जाती है। तो उसके बाद तुरंत ही आइसोलेट कर दो 6 दिन के लिए। क्लिनिकल फीचर हमने बताई दिया आपको, फीवर होते हैं, वेसिकुलर रैश, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, क्रॉप्स ऑफ लीजन्स। क्रॉप्स ऑफ लीजन्स का मतलब है जैसे आज हमारे दाने पड़े, फिर 2 3 दिन बाद फिर पड़े, 2 3 दिन बाद फिर पड़े, तो मिक्स्ड हो जाते हैं। लीजन्स इन डिफरेंट स्टेजेस, लीजन्स इन डिफरेंट स्टेजेस का मतलब कि कुछ नए दाने भी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ में पपड़ी पड़ने लगी होगी, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेजेस में आपको मिल सकते हैं। और इसकी स्किन डिजीज है लेकिन इसकी स्टार्टिंग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, तो ये चेस्ट में भी जाता है। इसीलिए इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो निमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आप लोगों से, एक इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, जो कि 14 से 16 दिन आपको याद रखना है। और दूसरा ये आइसोलेशन या इन्फेक्टिव पीरियड, जो कि 6 दिन है रैश के बाद। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया देखो, है ना। आइसोलेशन पीरियड रिकमेंडेड फॉर चिकन पॉक्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। तो कितना हो गया, 6 दिन हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ देखो यहाँ पे पैथोजेनेसिस है, ठीक है। वायरल एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन नेजोफेरिंक्स में चला जाएगा क्योंकि आपके मुंह से होते हुए फिर ब्लड में वायरीमिया, और वहां से फिर आपके स्किन पे लीजन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन होता है, तो चिकन पॉक्स के दानों से पहले आपको थोड़ा जुकाम जैसा लगेगा, है ना। रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, हल्का सा कफ आ सकता है, खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है। और फिर बाद में हमारे रैश डेवलप होते हैं, ठीक है। बाद में हमारे क्या होते हैं, रैश डेवलप होते हैं। और रैश के बाद फिर क्रस्टिंग होती है ना। और यही जो है पीरियड पूछा जाता है, आइसोलेशन पीरियड, जो कि हमारा 6 डे का होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रूसिलोसिस पे है, माल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर क्या होता है। तो हमने बता ही दिया, ब्रूसिलोसिस, ठीक है। ये सब अब बीमारियां बहुत रेयर हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
तो ब्रूसलोसिस इज ए जूनोटिक डिजीज, ये भी जूनोटिक डिजीज है ना। और किससे होता है? ब्रूसिला से होता है। इसी का दूसरा नाम माल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर है, जो आपको याद रखना है। एक तीसरा नाम भी है, अंडुलेंट फीवर भी बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज है तो कौन से एनिमल इन्वॉल्व हैं? तो इनमें मेनली जो है दूध देने वाले, जैसे कैटिल है, गोट है। और इसीलिए कई बार ये मिल्क से भी फैल जाता है। अब आपको पता है हम लोग पैकेट वाला मिल्क पीते हैं, और वो जो मिल्क होता है पैकेट वाला, जो दूध पराग का आता है, अमूल का आता है, ये पास्चुराइज मिल्क होता है। तो इसीलिए पास्चुराइज किया जाता है कि जो जूनोटिक डिजीजेज हैं और स्पेशली जो मिल्क से फैल सकती हैं, वो ना फैलने पाए। ठीक है। इनमें ये आपके सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर हैं, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज्यादा नहीं पूछी जाएंगे आपसे बीमारी, है ना। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। तो जो इसमें, क्योंकि ये रेयर बीमारियां हैं, तो जो पुराने क्वेश्चन हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना है। तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि माल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रूसिलोसिस। क्यों ब्रूसिलोसिस बोलते हैं? क्योंकि ब्रूसिला से होता है ना, जो कि एक बैक्टीरिया है। और एनिमल, यानी कि मेनली कैटिल या शीप से होता है, और गोट से, और मिल्क से भी हो सकता है। राइट। तो एक बार फिर से चैट सेक्शन में आ जाए। Which disease requires strict droplet isolation? इसका मतलब क्या है? ड्रॉपलेट का मतलब आप लोग समझ रहे हो। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम लोग छींकते हैं, है ना, तो छींकने से हमारी जो नेजोफेरिंक्स है, जो ओरल कैविटी है, जो नाक है, तो अंदर से जो छोटे छोटे पानी के कण निकलते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर फील करो तो दिखते हैं। तो ज्यादातर बीमारियां जो हैं, उस छींकने से वो उनके हवा में वो ड्रॉपलेट फैल जाते हैं। और उसी से जो सामने या हमारे आसपास या बस में, ट्रेन में, जो क्राउडेड एरिया में लोग हैं, उनसे हम लोग बीमारी, हम लोगों को मिल जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं। तो उसी में है कि स्ट्रिक्ट ड्रॉपलेट आइसोलेशन किस में करते हैं। क्योंकि अगर उस मरीज को हमने अलग नहीं करा, जैसे ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, यहाँ पे हम लोग डिजीज प्रिवेंशन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हमें ऐसे मरीज को तुरंत अलग करना पड़ेगा? तो आंसर इज निमोनिक प्लेग। सी ऑप्शन, निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग, सबसे पहले प्लेग होता किससे है? क्योंकि ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। तो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। और एस्प्रेट कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि वेरी हाई इन्फेक्टिविटी, ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर प्लेग किसी को है, अभी याद होगा आप लोगों को, है ना, अभी सूरत में फैला था एक बार, है ना, वहां पे रैट से फैला था। तो वेरी हाई इन्फेक्टिविटी। अच्छा, इन्फेक्टिविटी से भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जुकाम भी बहुत हाई इन्फेक्टिव है, सबको होता रहता है। लेकिन जुकाम की अच्छी बात क्या है कि 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है? सीवियर फैटेलिटी, आदमी मर जाता है प्लेग से। निमोनिक प्लेग से मरने के चांस बहुत है। एंड रैपिड पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। इसीलिए अगर निमोनिक प्लेग की डायग्नोसिस बन गई, तो हम मरीज को तुरंत आइसोलेट कर देते हैं, है ना। तो स्ट्रिक्ट ड्रॉपलेट आइसोलेशन। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। रिंग वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आया है कि रिंग वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। तो वैक्सीनेशन बाय रिंग शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, वैक्सीनेशन प्रोड्यूसिंग रिंग लीजन। ये क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे प्रैक्टिस के लिए। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। तो क्या होगा आंसर? मैं जानबूझ के पीडीएफ में टिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पीडीएफ में टिक कर देंगे तो फिर आप जब पढ़ेंगे तो पहले ही आंसर दिख जाएगा, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज वैक्सीनेशन अराउंड कॉन्टेक्ट ऑफ ए केस। अब पहले इसका मतलब आप समझ लो, रिंग का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने बताया कि मान लो ये केस है, ये केस है। अब अगर किसी को केस, यानी कि जैसे निमोनिक प्लेग की बात कर रहे थे, अब यहां से मान लो ये आज अपनी रिश्तेदार के यहाँ गया, अपने चाचा जी के यहाँ गया, और ये 3 लोगों से मिला। अब क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है,
तो ये तीन लोगों को जब ये वापस आ जाएगा, हो सकता है अभी इसको सिम्टम ना हो, इंक्यूबेशन पीरियड में हो, लेकिन इन्फेक्टिव पीरियड हो। तो ये तीनों लोगों में से अगर किसी की भी इम्यूनिटी गड़बड़ है तो इनमें से भी एक या दो या तीनों बीमार पड़ सकते हैं। अब ये फिर और आगे दो जगह गए, ये एक जगह गया, ये दो जगह गया। अब ये बीमारी क्या हो गई, तेजी से फैलने लगी। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसी बीमारी को हम अगर वैक्सीनेशन से रोक सकते हैं तो हम फटाफट ढूंढना शुरू करते हैं। तो जो केस मिला था इसको हम लोग वैक्सीन दे देते हैं। और इसके बाद इसके जो कांटेक्ट थे, जिनके इससे हम लोग पूछते हैं कि भाई जब तुम बीमार थे पिछले 5 दिन में कहाँ कहाँ गए हो, और जितने लोग गए हैं इन सबको हम लोग वैक्सीन दे देते हैं, इन सबको वैक्सीन दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके चारों तरफ एक हम वैक्सीन का पूरा घेरा बना देते हैं, जिससे कि ये बीमारी आगे ना फैलने पाए। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिंग कांटेक्ट, रिंग वैक्सीनेशन। क्योंकि हम पूरे पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में देना मुश्किल होगा। तो बीमारी को रैपिडली अगर हमें रोकना है तो रिंग वैक्सीनेशन का फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बीमारी इरेडिकेट करी गई थी, आप लोगों को पता होगा, है ना, जैसे चिकन पॉक्स अभी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स थी। तो स्मॉल पॉक्स को हम लोगों ने रिंग वैक्सीनेशन से ही, है ना, उसको पूरे दुनिया से हटा दिया, इरेडिकेट कर दिया। आज पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होती। तो व्हाट इज द रिंग वैक्सीनेशन? तो इट इज ए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी कि वैक्सीनेटिंग दोज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, उन लोगों को वैक्सीनेशन देना है जिनको इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा है। प्राइमरली द कॉन्टेक्ट, हम लोग कॉन्टेक्ट ढूंढते हैं, एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, और उस कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट में कौन कौन आया। ठीक है, तो हम लोग उन सबको वैक्सीन दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग वैक्सीनेशन। और इससे वजह से क्या होता है, एक रिंग डेवलप हो जाती है उस इन्फेक्टेड पर्सन के चारों तरफ। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसमें हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रिंग वैक्सीनेशन से कौन सी बीमारी हटाई गई, स्मॉल पॉक्स, और दूसरा कौन सी बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी बीमारी इरेडिकेट हो चुकी है, स्मॉल पॉक्स को हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, एमएमआर वैक्सीनेशन कब दिया जाता है? ठीक है, तो आंसर इज 9 मंथ। अब इसमें आपको दो तीन चीजें याद करनी है। पहला, एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप लोगों को सबको पता है, मीजल मम्स एंड रूबेला, राइट। इसका शेड्यूल क्या होता है? तो इसका शेड्यूल होता है, इसमें 3 वैक्सीन लगती हैं, है ना, एमएमआर की। और पहली वैक्सीन हम लोग लगाते हैं 9 महीने पे, दूसरी 15 महीने पे, और तीसरी फिर लगभग 5 ईयर्स पे। ठीक है, तो ये पहली वाली जो है अक्सर पूछी जाती है। और ये जो इंडियन गाइडलाइंस है हमारी, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स, है ना, ये उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो ये तीनों की मिक्स एक ही वैक्सीन होती है, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। और जो पहली वैक्सीन लगती है वो 9 महीने पे लगती है, ये सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च किया गया था, इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? मेरा मानना यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन, जो ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, ये जब तक बहुत रेलिवेंट हैं ना हो तब तक नहीं पूछे जाते। लेकिन आपकी किताबों में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली दिए रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिव्यू कर लेना कि पिछले 5 साल में ये पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सब मना कर दिए गए हैं, है ना, खासतौर से एमबीबीएस के कोर्सेज में मना कर दिए गए हैं कि आप ये ईयर वगैरह और ऐसी चीजें जो रटने वाली चीजें हैं वो मत पूछो। पर जो लॉजिकल हैं, बीमारियों से रिलेटेड हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन है, वो पूछे जाए। और जो एमबीबीएस में लॉन्च होता है वो कुछ दिन में आयुर्वेदा में भी लॉन्च हो जाता है। तो आप लोग देख लेना लास्ट 5 ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, है ना। और अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आप याद कर सकते हैं या नहीं याद कर सकते हैं। पर मैं आपको जब बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप जहां जहां भी अपने कोचिंग या ट्यूशंस ले रहे हैं वहां भी ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं भी आपको बताए दे रहा हूँ।
तो करेक्ट आंसर इज जनवरी 1978। और एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ यहाँ पे, आप जनवरी याद रख लो, है ना, जनवरी, क्योंकि ऑप्शन में, अच्छा, 2 में जनवरी है, तो 2 में जनवरी है तो आपको 78 भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद करोगे, दो चीजें यहाँ पे याद कर सकते हो कि WHO ने सबसे पहले लॉन्च किया था 1974 में, और उसके 4 साल बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, मई 78 में। ठीक है, मई 78। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़े कंफ्यूजन है ना। आ, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यहाँ पे 78 में है, लेकिन इसका जो लोगों को ये जनवरी 1978। और इसी के कुछ सालों बाद जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 1985 में लॉन्च हुआ है। ठीक, याद रखो, आप ये वाला याद रखो जनवरी, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग मिल रहा था, तो मैंने इसको कंफर्म करा, तो ज्यादातर जगह जनवरी 1978 है। ठीक है। क्वेश्चन पे कौन सा विटामिन है जो कि एंटी हिमोरेजिक है? ये सबको याद है, विटामिन के। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, विटामिन के। और विटामिन के क्यों होता है? क्योंकि आपको याद रखना है कि विटामिन के से हमारे क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस होती है। और 4 क्लॉटिंग फैक्टर जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है, 2, 7, 9, 10। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कहीं ना कहीं, पैथो में या मेडिसिन में बाद में पूछा जाएगा। तो आप लोग याद कर लो, 7 + 2 = 9 एंड 10। तो ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है ये भी पूछा जाता है, लीवर में होती है, और विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो लीवर, विटामिन के, 2, 10। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाए, आपको याद होगा, किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या दिक्कतें आती हैं क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी में? ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, इसलिए मैं सब चीजें लिख दे रहा हूँ। फैक्टर 8 अगर हमारी बॉडी में कम है तो ये याद होगी, है ना, हीमोफीलिया हो जाती है, हीमोफीलिया। ठीक है। ये यहाँ पे कि एंटी, एंटी हीमोरेजिक फैक्टर, है ना, हेमरेज ना होने पाए, तो विटामिन के, ये विटामिन हेमरेज होने लगेगी। इसीलिए कई बार जब ब्लीडिंग होने लगती है ना, तो हम लोग विटामिन के इंजेक्शन भी देते हैं। राइट, विटामिन के इंजेक्शन भी देते हैं। 100 ग्राम फ्रेश आंवला कंटेन विटामिन सी, कितना विटामिन सी होता है? तो ये रटने वाला है आपको, है ना, 600 मिलीग्राम होता है। थोड़ा सा याद कर सकते हो, आंवला रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, एनसीईआरटी और पहले सीपीएमटी में भी पूछा जाता था। और ये 20 टाइम्स ज्यादा है ऑरेंज से। ठीक है, ये आप ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। विटामिन सी के फंक्शंस क्या हैं? वुंड हीलिंग, आयरन एब्जॉर्प्शन, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। विटामिन सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है, आपको पता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कर्वी होती है। ठीक है, जिसमें हमारे गम से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्स प्रोटीन इज डिफिशिएंट इन। पल्स प्रोटीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली पूछता है। और यहाँ पे अगर आप इंडिया देखो तो यहाँ पे हम लोग दाल चावल खाते हैं या दाल रोटी खाते हैं। तो दाल रोटी खाने का रीजन आपको आज पता चलेगा कि क्या है। दाल रोटी खाने का रीजन ये है कि हमारे जो दाल है, पल्सेस हैं, पल्सेस में एक अमीनो एसिड नहीं होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मिथ्योनिन। और जो हमारे सीरियल्स हैं, सीरियल्स में भी एक अमीनो एसिड नहीं होता है, और वो है लाइसिन। ठीक है। इसकी वजह से क्या है? क्योंकि इसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड सारे होने चाहिए, और जो कि हमें फूड से मिलते हैं, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। तो अगर केवल कोई आदमी दाल खा रहा है और वो चावल नहीं खा, वो, उसकी बॉडी नहीं खाए, क्योंकि उसको पूरी प्रोटीन नहीं मिलेगी। या कोई केवल चावल रोटी खा रहा, दाल खा रहा, तो वो भी गड़बड़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, दाल रोटी खानी पड़ेगी, और या दाल
चावल खाना पड़ेगा। तभी आपके जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो आपके कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछे है। तो आंसर इज मिथेन। क्योंकि क्या है इसमें, मिथेनिन में है ना। राइस में बात करेंगे तो लाइसिन हो जाएगा। ठीक है। ओजोन वाइज डोज इन 1 लीटर। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये इस टाइप के, मैंने बताया कि ये इस टाइप के बेकार क्वेश्चन माने जाते हैं जब तक कि बहुत रिलेवेंट ना हो। और रटने वाले हैं, अगर आप रट सकते हैं तो आप रट लीजिए। करेक्ट आंसर है 0.5 to 1 मिलीग्राम। ओजोन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। घरों में जो पानी आता है पीने के लिए, के कई मेथड्स हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं, सैंड मेथड है। तो एक वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ओजोन यूज किया जाता है। एंड इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उन सबको ऑक्सीडाइज करके किल कर देता है। ठीक। इसी ओजोन जो है यूज करा जाता है। तो आपको ये रटने वाला क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए। डगवेल लेट्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड। पहले जमाने में लेट्रिन बनाने के कई तरीके थे। तो एक ये डग वेल है। और डग वेल आपको पता है, डग का मतलब क्या है ना, खुदाई करना। खुदाई करना। और वेल का मतलब आपको पता ही है ना, कुआं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक गड्ढा सा बना देते थे, है ना। और उसी गड्ढे में जो है ना, वो सारा जो एक्सक्रीटा होता था उसको, अपने जो घर की लेट्रिन होती थी उसको कनेक्ट कर देते थे। और वो अभी भी चलता है ये डगवेल लेट्रिन। और उसी में वो भरता रहता है। ठीक है, शहरों में सीवरेज लाइन पड़ गई, लेकिन जो कस्बों में और घरों में अभी डगवेल ही यूज करा जाता है। तो इसीलिए इसको पिट भी बोलते हैं। पिट का मतलब क्या हो गया, गड्ढा। ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है बोर होल। बोर होल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे गड्ढा तो आपने ऐसे बनाया, ये हो गया। बोर होल में हम ये ऐसे लंबा सा बना देते हैं, बोर टाइप का। ठीक। इसमें तो यहाँ बना, यहाँ पे कैंप वगैरह हो दिनों के लिए, इमरजेंसी है कि फटाक से बना लो। एक लंबा सा, जगह कम है और उसको लंबा लंबा अपने होता है। तो शायद सीधे सीधे है, कॉल्ड पिट लेट्रिन। राइट। ये मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंसेस भी दे दिए हैं। वो हमको के ना, इससे ना, अपने जमाने में वगैरह ये तो आपने देखा होगा, है ना। इसीलिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, चौड़ कम होती है ना, ये इस टाइप से है। और ये आप, ये इस टाइप से है। ठीक है। इमरजेंसी सेटिंग यूज करते हैं। ये हम गांव वगैरह में जहाँ लाइन नहीं है, वहां पे हम लोग डगवेल बनाते हैं। ठीक है। बेस्ट टाइम टू मेजर एजर एयर पोल्यूशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। इसके लिए क्या है, SO2। SO2। अब बाकी अगर ऑप्शन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है कि ये क्या होता है, ये ज्यादातर जलने से होता है ना, जहाँ पे बर्न वगैरह होता है ना, जो जलाते हैं हम लोग स्मोक वगैरह में जैसे। ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन साइड से हमें मेनली व्हीकल, क्योंकि पेट्रोल बर्न होता है, इंडोर पोल्यूशन के बाद चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेनली SO2। तो मैं उसी पे आ जाता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और SO2 कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से हमारा बनता है? तो जो कोल बर्निंग है, जो थर्मल पावर प्लांट है, जो इंडस्ट्री का धुआं है ना, इन सब से SO2 निकलता है। और इवन जो है फ्यूल, जो पेट्रोल और डीजल वगैरह है। ठीक है। और इसी वजह से इसको जो है हम लोग बेस्ट पैरामीटर मानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को। क्योंकि ये पूरा क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। कैसे पता चलेगा? तो आपको SO2 को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एंट्री बहुत है। तो अगर SO2 ज्यादा है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। SO2 को हम लोग इजी मेजर भी कर सकते हैं। और इससे हमें
स्मोक और जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो पता चलते हैं, और इसीलिए इससे हमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की जानकारी हो जाती है। तो बेस्ट पैरामीटर क्या है? SO2। ये दो तीन क्वेश्चन आपसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे पूछे जाते हैं। पहला है फार्मर लंग। फार्मर लंग किससे होता है? तो फार्मर लंग होता है हे डस्ट से। हे डस्ट आप लोगों को पता है क्या होती है? तो ये आपको पता है, जो गांव वगैरह में देखा होगा, जब भूसा वगैरह बनाया जाता है तो वहां पे बहुत सारे डस्ट उड़ती है, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो जो घास वगैरह होती है जब हम लोग काटते हैं, तो किसी भी टाइप की घास है जो हम लोग तेल के लिए, मवेशियों के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो वहां पे पूरे गांव में आपने देखा होगा उस समय ये सब डस्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हे डस्ट। और इससे क्या होता है, क्योंकि वो हम लोग जब अंदर फेफड़े में जाती है तो कई लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना, वो घास सूट नहीं करती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, थोड़ा सा कम बता रहा हूँ, लेट हो जाएगा और नहीं चाहिए, है ना। तो बाकी आपके PDF में लिखा है, आप सेल्फ रीड करोगे तो ज्यादा तेजी से पढ़ पाओगे। सिलिकोसिस मेनली अफेक्ट्स, सिलिकोसिस किस लोब को अफेक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इस पे तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे हमने एक हेयर डस्ट का बताया, दूसरा सिलिकोसिस को लोब में काम है। तो ये सिलिका डस्ट होती है। ठीक है। अब सिलिका डस्ट हम लोग माइनिंग होती है, या जहाँ पे स्टोन कटिंग होती है ना, सैंड वाला जो काम होता है, वहां सब ये सिलिका डस्ट होती है इन सब चीजों में। ठीक है। और इससे क्या होता है, ये फेफड़े में जाके हमारी सिलिकोसिस बीमारी कर देती है। सिलिकोसिस है। अब ये अपर लोब क्यों कॉमन है? क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, वो उनके ऊपर के लोब में एक्युमुलेट हो जाते हैं। दूसरा, अपर लोब में लिम्फेटिक कम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता है कि लिम्फेटिक क्या करता है, जो इन्फेक्शन होता है उसको ड्रेन करके ब्लड में ले आता है या लिम्फ नोड में फिल्टर कर देता है। यहाँ पे आपका क्या है कि अपर लोब में लिम्फेटिक्स कम होते हैं। लोअर लोब में अगर सिल्का पहुंच भी गया तो वहां लिम्फेटिक से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपर लोब में क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पे ज्यादा समय तक सिल्का आपका पड़ा रहे। ठीक है। इसीलिए अपर लोब ज्यादा चांसेस होते हैं। और अपर लोब में ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेटिव इंजरी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। याद करने के लिए आप याद कर लो, देखो अंडरलाइन है, एस और सुपीरियर लोब। ठीक है। अच्छा, जब सिलिकोसिस की वजह से है, ट्यूबरकुलोसिस के भी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिलिकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस दोनों साथ साथ हो जाते हैं कई बार, तो इसीलिए इसको सिलिको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक दूसरी बीमारी है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है, आप यहाँ बेस्ट से याद कर लो, बेसल लोब। तो लोअर लोब में कौन सी ज्यादा चांसेस है? एस्बेस्टोसिस। अपर लोब में किसके चांसेस हैं? सिलिका के। ठीक है। तो वाई टीबी इज कॉमन सिलिकोसिस, क्योंकि सिलिकोसिस क्या होता है, मैक्रोफेज फंक्शन हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सिलिको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं। एक पूछा गया, फ्लू मच्छर जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो ज्यादातर मच्छर आप लोगों को पता है कि ओवर, सॉरी, स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। लेकिन इसकी खास बात है कि ये मूविंग वाटर में है। तो ये यहाँ पे मूविंग, और मूविंग में से देखिए, जो फूल हिल, क्योंकि हिल से पानी नीचे आता है, हल्का हल्का बहता रहता है लगातार, तो वहां पे इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे स्लो रनिंग है ना, एकदम जहाँ पे ऊपर गिर रहा है वहां पे तो कोई भी चीज ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन जहाँ पे हिल पे नीचे जब आ जाता है, फूट हिल, तो वहां पे इस मच्छर के होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो, है ना। ये नाम भी इसका है फ्लू वाइटेलिस, तो ये किसमें है? फ्लोइंग वाटर में है। फ्लोइंग वाटर। तो ये फ्लू से आप याद कर सकते हो। ठीक है। फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिम्पा पे पूछा जाता है, डोज ऑफ डिम्पा। तो डिम्पा का फुल फॉर्म आप लोग तो याद कर लो, डिपॉट
मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कीटेट। ठीक। और की डोज आपको याद करनी है, 150 मिलीग्राम। 3 महीने में इसके इंजेक्शन लगते हैं, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए गांव में, क्योंकि रोज गोली नहीं खा सकते हैं, या बहुत सारे लोग बैरियर मेथड पसंद नहीं करते, तो इसमें क्या करते हैं, फीमेल में हर 3 महीने पे एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो साल में कितने इंजेक्शन हो जाएंगे आपके? 4 इंजेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, 4 इंजेक्शन आप साल में 3 3 महीने पे, और पूरे साल आपका कॉन्ट्रासेप्शन बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा 40 की कंसंट्रेशन है, तो आप भी, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। सब लोगों को समझ में आया? तो आप फर्दर क्लास करना चाहोगे आप लोग? फर्दर क्लास करना चाहोगे? कितने लोग करना चाहेंगे फर्दर? ठीक है, आज भी हम लोग रख सकते हैं, 1 घंटे के बाद अभी आप लोग कर सकते हैं, 2 से 3 अगर आप लोग चाहो। अगर आप 2 से 3 रखना चाहते हैं तो आप लोग यस लिखें, या अगले संडे रखा जाए। पता नहीं चल पा रहा है। 2 to 3 या संडे, नेक्स्ट संडे? बस 3 लोग पढ़ना चाह रहे हैं। रात में भी कर सकते हैं, 10 से 11। 10 to 11। ठीक है, अभी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, तो बाद में देख लेंगे। ग्रुप पे एक बार मैं पोल कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ और ये चाहिए तो उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। और आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। राइट। तो थैंक यू। कोई सजेशन देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। माइक नहीं काम कर रहा तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके, मैंने इसका टेस्ट बना दिया है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही मॉडर्न के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवा दो सर। यस, ये अभी सारे मैंने कर लिए हैं, मेरे 2 तैयार हो गए हैं, फार्मा के तैयार हो गए हैं, फार्माकोलॉजी क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट ही है। और पीएसएम के अभी तैयार कर लिए हैं मैंने। इसके साथ साथ गायनी है, फिजियो है, एनाटमी है, सब धीमे धीमे कर देंगे। और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करा दें। इनमें कोई भी आंसर गलत नहीं मिलेगा आपको, ये सारे वेरीफाइड आंसर हैं। ठीक है। और आपको सारे बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर मिलेंगे, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बता दें, जिससे कि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। ज्यादा लोग अटेंड करते हैं या ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो अच्छा लगता है। अगर 4 6 10 लोग होते हैं तो मजा नहीं आता है। तो क्लास में कम से कम 40 50 लोग हों, है ना। लाइव क्लासेस टोटल फ्री हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टोटली अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने साथ वालों को एस्पिरेट कर सकते हैं। ठीक है। सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।